गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एमएससी सेमेस्टर 2 में जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर है CC7, उसमें आप देखिएगा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूनिट 1 में है। इसकी आज हम चर्चा करेंगे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जान लेते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री साइंस का, और बायोलॉजी में भी इसकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे एनर्जी हार्वेस्टिंग होता है, हमारे जो भी हम न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जो हम भोजन के द्वारा माध्यम ग्रहण करते हैं, तो इनका एक स्टेप वाइज मैनर में डाइजेशन होता है और उससे हम स्टेप वाइज एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बाहर में आप जो देखते हैं, जैसे हमने लकड़ी जलाई या गैस जलाई या गाड़ी के अंदर जो डीजल पेट्रोल, वो भी ईंधन ही है, तो उसमें स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं है। वो डायरेक्ट ईंधन को जला देते हैं और उससे उत्पन्न हुई ऊष्मा को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इफिशियंसी काफ़ी कम हो जाती है। अगर 100 किलो जूल एनर्जी उपलब्ध है तो आप समझिए कि अच्छी से अच्छी गाड़ी भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, 12% इफिशियंसी भी बहुत है उसके लिए, और बाकी जो एनर्जी है वो ऊष्मा के माध्यम से हम सराउंडिंग में खो देते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, डाइजेशन के द्वारा हम अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करके फूड को सिंपलर सब्सटेंसेज में वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वहाँ से वो हम माइटोकॉन्ड्रिया में आप जानते हैं ATP प्रोडक्शन होता है। ATP प्रोड्यूस करके उस एनर्जी को हम कंजर्व कर लेते हैं। तो जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो मीन्स एनर्जी और डायनेमिक मीन्स इट्स फ्लो। ठीक है, तो देयर आर सेवरल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट। इफ टू जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। कहने का मतलब हुआ कि अगर A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है, देन A इज इक्वल टू ऑल्सो C। तो देखते हैं कैसे इसको डिफाइन किया गया है। When two systems are in contact with each other and no energy flow takes place between them, then the two systems are said to be in thermal equilibrium with each other. In simple words, thermal equilibrium means that the two systems are at the same temperature. Thermal equilibrium is a concept that is so integral to our daily lives. For instance, let us say you have a bowl of hot soup and you put in the freezer. What will happen to the soup? The soup will of course start cooling down with the time. You all know that, and you also probably know that the soup will continue to cool down until it reaches the same temperature as the freezer. Even if you are familiar with the concept, what you may not realize is that this is an excellent example of thermal equilibrium. तो जब हम जैसे चाय बनाए, आप अपने टेबल पर रख दिया, तो क्या करेगा चाय, धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तब तक ठंडा होगा जब तक कि वो रूम के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, या कि कोई गर्म खाना आपने फ्रिज में रख दिया तो वो भी ठंडा होना शुरू हो जाएगा तब तक जब तक कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर और आपके भोजन का टेम्परेचर दोनों बराबर नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होगा कि टेबल पर रखी चाय रूम के टेम्परेचर से भी नीचे चली जाए ठंडे होते होते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको फिर वर्क करना पड़ेगा। और उसी तरह फ्रिज में जो खाना रखा हुआ है वो भी ऐसा नहीं होगा कि वो फ्रिज के भी टेम्परेचर से नीचे चला जाए। ठीक है, या वो टेम्परेचर मेंटेन किए रहे अपना, ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम आने के लिए वो मेंटेन करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। अगर आपका जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ प्लेस कर दिया गया है, तो बिना किसी, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या वर्क अप्लाई नहीं किया गया है, तो दैट विल अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टेम्परेचर अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम।
हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हीट फ्लो को मैथमेटिकली हम Q से डिनोट करते हैं। सब एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं। सो दिस लॉ इज एसेंशियली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो आपने पहले सुना होगा कई बार कि एनर्जी को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं। यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। In simple words, the first law of thermodynamics states that whenever heat energy is added to a system from outside, some of that energy stays in that system and the rest gets consumed in the form of work. Energy that stays in the system increases the internal energy of the system. This internal energy of the system can be manifested in various different forms. Kinetic energy of molecule, potential energy of the molecule और heat energy that simply raises the temperature of the system। कहने का मतलब है कि जब आप किसी सिस्टम को आप एनर्जी देते हैं, पहले तो बात समझ लीजिए कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परावर्तित ही होती है, यह ना उत्पन्न की जाती है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो उस सिस्टम का एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी, पहले से जो विद्यमान एनर्जी है उस सिस्टम के अंदर, वह भी बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर उस बढ़ जाएगी, जैसे अगर आपने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो आपने अपनी एनर्जी दी बॉल को, तो उसके अंदर जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो चेंज हो गई। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम हमेशा बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज की, कि ऊपर से उसमें एनर्जी देने पर या तो हम गर्म किए या उसको हम मैकेनिकल एनर्जी दिए, उसको हम लुढ़का दिए जिससे काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हुआ, या हम उसको ब्रेक डाउन किए किसी कॉलिजन के द्वारा तो भी उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन आया। तो उसके अंदर जो पहले से विद्यमान इंटरनल एनर्जी है और हमारे द्वारा दी गई ऊपर से इंटरनल एनर्जी, जो हमने जो एनर्जी उसको प्रदान किया, इसकी वजह से उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो हम हमेशा क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो पहले से मौजूद है उसको हम नाप नहीं सकते कि कितना इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि कोई भी जीरो से शुरू नहीं होता है। हम ये नाप सकते हैं कि हमारे द्वारा दिया हुआ एनर्जी से उसके इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन आया है, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सो इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द मोशन ऑफ द molecules and potential energy which comes from the chemical bonds that exist between atoms and any other intermolecular forces that may be present at that point of time। करेक्ट है, ये इंटरनल एनर्जी की परिभाषा है। एग्जाम में अगर आता है, पूछता है, तो आप इंटरनल एनर्जी की परिभाषा यही लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच कम्स फ्रॉम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स and potential energy which comes from the chemical bonds that exist between atoms and any other intermolecular forces that may be present। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग है जो कि उस समय उसके अंदर विद्यमान है। जैसे कोई लुढ़कता हुआ गेंद है, उसकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितना उसमें है प्लस उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जितना है, उन दोनों का योग होगा। कोई अगर स्थिर सब वस्तु है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी है तो उस समय उसका इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दस कन्वेंशनली स्टेटेड एज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू द एनर्जी एडेड टू इट इन द फॉर्म ऑफ हीट प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो इसको हम अगर फॉर्मूला में डिराइव करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहेगा कि हम जो बाहर से, जैसे देखिए आप किसी चाय को, केतली को आप अगर गैस के ऊपर रखते हैं और उसको चाय बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हम जो उसको हीट एनर्जी दिए इसकी वजह से चाय जो है उबलती भी है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसके मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी है उसके अंदर, उसमें मोशन होता है, बॉयल होता है, तो उसके द्वारा वो वर्क दिया गया। या प्रेशर कुकर, आप सीटी मारती है, गैस बाहर निकलता है तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो में कन्वर्ट हुआ हमारा हीट एनर्जी। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी कहिए। तो हम जो ऊपर से एनर्जी देते हैं किसी भी सिस्टम में,
तो वह दो फॉर्म में उसके अंदर परिवर्तन लाता है। एक तो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, दूसरी उसके अंदर कुछ एक वर्क उत्पन्न होता है कि उसकी वजह से वह वर्क करने लगा, थोड़ा सा वर्क हुआ। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज है, हम जितना एनर्जी उस वस्तु के अंदर डाले, दैट कैन बी मेजर्ड एज Q प्लस W। Q जो है वो हीट है, हम जितना एनर्जी दिए उसकी वजह से उसमें अंदर जो हीट उत्पन्न हुआ, प्लस उसके अंदर जो वर्क उत्पन्न हुआ। ठीक है, जैसे किसी गेंद को अगर हम ऊपर उछालते हैं, जमीन के नीचे गिरती है, हम जो उसके अंदर एनर्जी दिए, इसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, W वर्क उत्पन्न हुआ, जिससे गेंद ऊपर गई और नीचे आई। लेकिन जब जमीन पर टकराई वह गेंद, तो क्या हुआ, टकराने की वजह से उसमें थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न हुई। जैसे गाड़ी का ब्रेक है, ब्रेक लगाते हैं तो चक्का गर्म हो जाता है, टायर गर्म हो जाता है, तो एक तो ऊष्मा प्लस वर्क, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Conventional definition of first law is based on the system gaining heat and the surrounding doing work. So the opposite scenario can occur too, in which case the signs in the equation will have to change appropriately. This will be discussed shortly. ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। Now हाँ, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम आप समझ लीजिए। क्लोज सिस्टम हुआ है, जैसे आपने एक सॉसपेन को लिया, पानी अंदर डाला, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, और तो वो क्लोज सिस्टम हो गया। अगर वाटर और ढक्कन नहीं लगाया तो वो ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? It can be defined as a system that freely exchanges both energy and matter with the surroundings, while a closed system is a system that exchanges only energy with its surrounding, not matter. समझ में आया? अगर क्लोज सिस्टम भी है तो वो हीट तो डेसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर का मैटर जो है वो डेसिपेट नहीं होगा। अगर ढक्कन हम लगा दिए और हम गर्म किए तो भाप ऊपर से नहीं निकल पाई वो सॉसपेन में जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। बहुत ज्यादा हीट किए तब वो ढक्कन को ठेल के ऊपर थोड़ा सा साइड से लीक कर जाएगा। ठीक है, और अगर हम पूरी तरह से उसको क्लोज किए रहे और हीट देते रहे तो वहां पर दुर्घटना भी घट सकती है, इतना ज्यादा उसके अंदर पावर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्लोज सिस्टम जो है उसमें सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है, और ओपन सिस्टम में एनर्जी का आदान प्रदान तो सराउंडिंग से होगा ही साथ मैटर का भी सराउंडिंग होगा। ढक्कन नहीं है तो भाप निकल रहा है हम गर्म करने के बाद, तो हमारा वाटर इन द लिक्विड फॉर्म जो मैटर है वो सराउंडिंग में जा रहा है। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फॉर्मूला डेल्टा ई इंटरनल, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है परिवर्तन जो आया उसके इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W। Q उसके अंदर हीट और W यानी वर्क। यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि अगर आपके सिस्टम के अंदर हीट जाता है, ठीक है, अगर आप उस सिस्टम को हीट दिए हैं तो हम Q को पॉजिटिव रखते हैं, और वही हीट जब सिस्टम से बाहर निकलता है तो Q निगेटिव हो जाता है। और वर्क उसी तरह, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जैसे हम प्रेशर कुकर को रखे, सीटी बाहर हुआ निकला तो वो वर्क हुआ। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी उस सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, सीटी का ऊपर जाना और भाप का बाहर निकलना। तो उस केस में W विल बी निगेटिव, वर्क डन विल बी निगेटिव। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन W विल बी पॉजिटिव। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में कंप्रेसर है, कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इन दैट केस तब W विल बी पॉजिटिव। तो जो आप समझिए हीट और वर्क अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो उस समय उसका साइन जो है निगेटिव होगा। और हीट और वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है, यानी सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जा रहा है, तो इन दैट केस द साइन विल बी पॉजिटिव। अब एक
ठीक है, ये अब न्यूमेरिकल वगैरह दिखा रहा है, इसमें न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ समझ गए, जीरोथ लॉ समझ गए, अब हमारे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो अभी तक कितना, 2 लॉ पढ़ लिए, 0, 1, इसके बाद सेकेंड लॉ है, उसके बाद थर्ड लॉ है। सो दिस लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम plus its surroundings will always increase by a spontaneous process। ये इसका स्टेटमेंट है, एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे। अब इसको आप समझिए, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस, ऑर्डरलेसनेस। ठीक है, जैसे अगर आप एक कमरे में बच्चे को, कमरा काफी सुसज्जित है, मान लिया कि हर खिलौने या ढंग से रखे हुए हैं, एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना यहाँ, एक खिलौना यहाँ, अपनी अपनी जगहों पर, और बच्चे को आप कमरे में छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप आएंगे, देखेंगे पूरा कमरा तितर बितर कर दिया उस बच्चे ने। तो क्या हुआ, यहां पर हम कहेंगे एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ये बेसिक यूनिवर्सल लॉ है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्स में कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, विल ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, जो पहाड़ बन रहे हैं वो घिसेंगे, जो गड्ढे बन रहे हैं वो भरेंगे। ठीक है, ये इसी से टाइम की भी उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग हुआ, एक पॉइंट से एक्सप्लोजन हुआ और वो फैलता चला गया, और अभी भी फैल रहा है, फैल रहा है। इसलिए यूनिवर्स का कोई माप नहीं है, वो फैलता जा रहा है, इनफाइनाइट में जा रहा है। तो अगर एंट्रोपी मान लिया जाए अगर रुक जाए इस यूनिवर्स में, तो बिग बैंग भी रुक जाएगा, समय भी रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, जीवन भी रुक जाएगा, हर चीज। ब्रह्मांड का ये मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसी से सब फिजिक्स का लॉ निकल रहा है, समझ लीजिए आप। द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग्स विल ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा इंक्रीज होगा और स्पॉन्टेनियसली होगा, आपको करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप होगा। सो इसको आगे हम समझते हैं। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ disorder of randomness of a system. Every system wants to achieve a state of maximum disorder or randomness. ठीक है, एक commonly observed daily example, अभी वो बच्चे वाला मैंने बता ही दिया। Another commonly encountered entropy driven process is the melting of ice into the water. आप आइस को रख दें तो अपने आप वाटर में मेल्ट हो जाएगा। This happens spontaneously as soon as ice is left at room temperature. Ice is a solid with an ordered crystalline structure as compared to water, which is a liquid in which molecules are more disordered and randomly distributed. All natural processes tend to proceed in a direction which leads to a state that has more random distribution of matter and energy. इसीलिए गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है, गैस के जो पार्टिकल्स है, वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रैंडमली हम एक दूसरे से दूर चले जाएं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में एंट्रोपी है। एंट्रोपी इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। हमेशा यूनिवर्स में हर चीज जो है वो एंट्रोपी की ओर ही जाएगा, वो रैंडमनेस की ओर जाएगा। कोई भी अगर अभी वस्तु रखी हुई है ठीक ठाक अवस्था में, धीरे धीरे जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा वो वस्तु टूटना फूटना अपने आप शुरू होगी, सड़ना शुरू होगा, सड़ने लायक नहीं भी रहेगा तो भी उसका डिग्रेडेशन शुरू होगा। तो इसलिए हम लोगों को वर्क करना पड़ता है किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए। अगर यूनिवर्स में एंट्रोपी ना हो तो मेंटेनेंस का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, all of these processes takes place spontaneously, meaning that once they start they will proceed to the end. If there is no external intervention, you will never witness the reverse of this process, in which water converts back to ice at a room temperature. In other words, it would be inconceivable that this process could be reversed without tampering with the external conditions. आपको उस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे पानी, आइस जो है पानी में मेल्ट हो गया, फिर से उसको आइस बनाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम फ्रीज करेंगे तब होगा।
So what determines the direction in which process will go under a given sets of conditions? Now you know the answer. All these processes are driven by entropy. So mathematically इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप समझ लीजिए. सबसे पहली बात तो क्या है, एंट्रोपी चेंज. यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम सब कुछ चेंज में बात करें, क्योंकि मेजरिंग एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज नॉट पॉसिबल, मेजरिंग एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, मेजरिंग एब्सोल्यूट एंथैल्पी इज नॉट पॉसिबल. सो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द चेंज. So the delta S of the universe, S corresponds to entropy. So the change in entropy of the universe is equal to the change in entropy of the system plus surrounding. Change in entropy in the system plus change in the entropy of the surrounding, and that will always be greater than 0. So where delta S, as I already told you, net change in the entropy of the universe, delta S system, net change in the entropy of the system. So take home message is for you that entropy of the universe is constantly increasing. यह कभी डिक्रीज नहीं होगा, कभी ठहर नहीं सकता है, यह हमेशा बढ़ते ही जाएगा. यह इस ब्रह्मांड का नियम है. अगर यह नियम नहीं हो, किसी तरह रुक जाएगा, तो ब्रह्मांड भी नहीं बचेगा. ठीक है. So you can say that entropy of the universe is constantly increasing. Entropy is mathematically calculated as Q by T, यानी heat absorbed or released by the system or surrounding divided by the temperature of the system or surroundings. And entropy is expressed in joules per Kelvin, यानी जूल बटा केल्विन. केल्विन is the absolute temperature. So एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 273 केल्विन. करेक्ट, यानी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. अगर 0 डिग्री है 273. रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो 273 प्लस 25 इज इक्वल टू 298. 273 प्लस 225, ठीक है, 298 केल्विन हो गया रूम टेम्परेचर. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सो इंपॉर्टेंट. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एंट्रोपी, एंड as we have discussed, entropy dictates whether or not a process or reaction is going to be spontaneous. तो इसमें हमको उस प्रोसेस और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी यानी स्वतः होने की संभावना जो है उसकी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी वाला फैक्टर भी आ गया है. अगर एनर्जी उसको फेवरेबल नहीं कर रहा है और एंट्रोपी फेवरेबल कर रहा है उस रिएक्शन या उस प्रोसेस के होने में, और उसकी मात्रा ज़्यादा है उस इक्वेशन में, आगे हम लोग देखेंगे, तो वह प्रक्रिया या वह रिएक्शन स्वतः हो जाएगा. सपोज किसी भी, आप देखे होंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है, अगर वह एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन है, एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शन है सपोज, और उस रिएक्शन के होने में एनर्जी की आवश्यकता है, पहले आपको देनी है एनर्जी तब वह रिएक्शन होगा. लेकिन उस रिएक्शन के माध्यम से अगर एंट्रोपी काफी मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो वह रिएक्शन स्वतः ही हो जाएगा, आपको एनर्जी देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी. So let us take a daily life example. We drink coffee every day. What happens to our cup of hot coffee in say 10 minutes? The coffee starts getting cold, or in thermodynamic terms you will tell me that the hot coffee gives you heat to the surrounding, and in turn the coffee cools down. So you are 100% correct, but the thing you might not have realized that this very obvious daily life phenomenon is governed by entropy. Let us try to prove this mathematically. ठीक है, तो सिनेरियो 1 क्या है? सिनेरियो 1 ये है कि अगर कॉफी जो है, हीट जो है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हुआ है, और सपोज 10 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग बाय कॉफी. सो सराउंडिंग्स लूज 10 जूल एंड सिस्टम दैट कॉफी इज gaining 10 जूल. Thus the
Q of the system यानी heat of the system is plus 10 joule and Q of the surrounding यानी heat of the surrounding is now minus 10 joule. So entropy of the universe, as we know already that now that, and change in entropy of the universe is equal to change in entropy of the system plus change in entropy of the surrounding. So entropy is equal to Q by T. ठीक है, तो इसको हम डिराइव करते हैं तो ये आता है कितना, Q बाई टी करने पर 10 जूल इज इक्वल टू 45 प्लस 273 जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो इसको कैलकुलेट करने पर आता है माइनस -0.0021 जूल्स पर केल्विन. तो यह जो है दिस वायलेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो हम क्या बोले कि चेंज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज. ठीक है, तो सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स शुड नॉट गो इन निगेटिव, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. सो यहां पर कैलकुलेट करने पर आ रहा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज निगेटिव. तो यह पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब सिनेरियो 2 में देखते हैं. 10 जूल ऑफ हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग बाय हॉट कॉफी. सो सराउंडिंग गेन्स 10 जूल एंड द सिस्टम कॉफी लूजेस 10 जूल. सो इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है प्लस 0.0021 जूल्स पर. तो ये पॉसिबल है. दिस ओबेज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो द एवर प्रोसेस अकर्स स्पॉन्टेनियसली. तो यह प्रोसेस जो है अपने आप होगा. कौन सा प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता है? सिनेरियो 1 जिसमें हम क्या बोले 10 जूल इन हीट जो है वह जो है फ्रॉम द सराउंडिंग से कॉफी एब्जॉर्ब करे. यानी गर्म कॉफी है, वो सराउंडिंग से फिर हीट कैसे ले सकता है? वो सराउंडिंग में हीट दे ही सकता है ना. ठीक है, तो यह पॉसिबल नहीं है. सिनेरियो 2 में हम क्या देखे थे कि 10 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग. क्योंकि कॉफी गर्म है, आप देखते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम, गर्म कॉफी रखने पर वो ठंडा हो जाता है अपने आप धीरे धीरे. गर्म कॉफी और गर्म नहीं हो सकता ना सराउंडिंग में रखने पर. तो पहले वाले सिनेरियो में हम देख रहे थे कि चेंज इन द एंट्रोपी जो है वो माइनस में आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है. इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. और यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, तो यह सिचुएशन फेवरेबल है. ये मैथमेटिकल इक्वेशन से भी यहां प्रूव हो जाता है. सो समराइज इसको कर सकते हैं कि इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो यानी चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. इफ द चेंज इन एंट्रोपी इज लेस देन जीरो देन द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस. If a reaction is at equilibrium, then the delta S will be equal to 0. ठीक, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज यानी प्रिडिक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. इसकी चर्चा करेंगे. गिव्स फ्री एनर्जी is defined as the energy associated with a chemical reaction that can be used to do work. ठीक है, द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. पहले हम बात किए थे इंटरनल एनर्जी का. इंटरनल एनर्जी जो है किसी सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है. जैसे आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू mc², उसको डिराइव भी कर दिया. ए मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सोचिए कि एक छोटी सी गेंद के अंदर भी इतना ज्यादा इंटरनल एनर्जी है कि वह पूरे के पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता है. हम इतने बड़े देश को, एटम बम क्या है, उसके अंदर के टोटल इंटरनल एनर्जी को भी नहीं यूटिलाइज कर रहा है, फ्रैक्शन को यूटिलाइज कर रहा है. क्योंकि वो बम बनने के बाद उसका फिशन होने के बाद भी मैटर बच ही जाता है कुछ न जो डिटेरियोरेट होता है. तो टोटल मैटर को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें यानी टोटल मैटर जो है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी मैटर, तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज और कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. So there is a tremendous amount of energy, internal energy is present in even this small piece of paper.
सो हम बात करते हैं फिर गिब्स फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी क्या है कि उसके अंदर जो अवेलेबल फ्री एनर्जी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी वर्क के लिए, ठीक है। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क, करेक्ट। तो द फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इसको हम कैसे बोलते हैं, फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ इट्स एंथैल्पी H माइनस प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, यानी G इज इक्वल टू H माइनस TS। H क्या है, एंथैल्पी क्या है, फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम ज्यादातर गिब्स फ्री एनर्जी से हम ज्यादा, क्योंकि इसमें हम इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं, एंट्रोपी कंपोनेंट को भी। तो गिब्स फ्री एनर्जी change is more useful in determining the energy available for the system to do work. Okay, so for details on enthalpy, okay, gives free energy combines the effect of both enthalpy and entropy, ठीक है, बोल दिए। the change in free energy that is delta G is equal to the sum of change of enthalpy that is delta H minus the product of the temperature and the change of the entropy that is delta S of the system, यानी delta G is equal to delta H minus T delta S, ठीक है। so gives free energy change is equal to free energy change in the enthalpy minus temperature multiplied by change in entropy of the system. So delta G here predicts the direction in which a chemical reaction will go under two conditions. Number one, constant temperature and number two, constant pressure. तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं या रख लेते हैं। तो रूल ऑफ द थंब इज इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है देन द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी टू अकर, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज स्पॉन्टेनियस यानी अकर्स विदाउट द इनपुट ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी। लेट अस अटेम्प्ट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग डेल्टा जी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा, नेट वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मेरा व्हाइट बोर्ड जो है वो भी खराब है, टूटा फूटा है और उस पर रुकता नहीं है। लॉकडाउन है, मैं बोर्ड को मेरे पास पहले से था भी नहीं, ठीक है। सो द ब्यूटी ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज its ability to determine the relative importance of the enthalpy, correct, and entropy of the system. तो ये बहुत ही appropriately ये इक्वेशन आपको बता देता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे। और आगे बायोकेमिस्ट्री में भी आप जहाँ भी देखेंगे आगे, जैसे एटीपी से एटीपी बना तो उसमें क्या फ्री एनर्जी चेंज आया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आया। एडीपी से एटीपी कन्वर्ट हुआ फॉस्फोराइलेशन तो उसमें क्या चेंज आया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया तो उस फॉस्फोराइलेशन में क्या फ्री एनर्जी चेंज आया। स्टेप वाइज मैंने, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, अगर आप डिटेल में उसका स्टडी करेंगे, अभी तो एमएससी में तो आपको सिर्फ याद रखना ये हुआ ये हुआ ये हुआ उसके बाद, लेकिन हर प्रोसेस, हर इंटरमीडिएट प्रोसेस के ट्रांजिशन स्टेट के बीच में आप डिटेल में घुसेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ ये फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर डेल्टा जी ऐसे चेंज हुआ। तो हम क्या बोलते हैं फेवरेबल रिएक्शन कंडीशन के लिए, डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, यानी डेल्टा एच 0 से कम हो, डेल्टा एस 0 से ज्यादा हो, यानी एंट्रोपी बढ़े, ठीक है। लेकिन चेंज इन एंथैल्पी जो है वो माइनस में हो, यानी घटे। और अनफेवरेबल रिएक्शन कंडीशन ठीक इसका उल्टा, डेल्टा एस शुड बी 0, डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0 और डेल्टा जी शुड बी मोर देन 0। So if delta H is 0 and delta S is more than 0, ठीक है, आप फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा G is equal to डेल्टा S H, डेल्टा H प्लस
T मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा S। सो अगर डेल्टा H जीरो से कम है और डेल्टा S जीरो से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो जो रिएक्शन होगा, you can say that the reaction will be spontaneous because delta G is equal to delta H minus T delta S। तो उस कंडीशन में डेल्टा G तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा ही होगा। अगर डेल्टा H जो है वो जीरो से नीचे है और डेल्टा S जो है जीरो से ज्यादा है तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S तो जीरो से नीचे होगा ही। और उसी तरह तो ये कंडीशन जो है हमेशा फेवरेबल होगा। और डेल्टा H जीरो से ज्यादा है और डेल्टा S जीरो से कम है तो विदाउट इवन डूइंग एनी कैलकुलेशन यू कैन से दैट द रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन की जरूरत वहां पर पड़ेगी जहां पर व्हेन यू फाइंड आउट द टू पैरामीटर दैट डेल्टा H एंड डेल्टा S, वन इज फेवरेबल and the other is not. In such a case delta G has to be calculated to predict the spontaneity of the reaction. करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तीसरा लॉ क्या कहता है? ठीक, तीसरा लॉ ये कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल, तीसरा और आखिरी। ठीक है, सेकेंड लॉ जो था वो तीसरा, क्योंकि हम स्टार्ट किए जीरोथ लॉ से। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड देन थर्ड लॉ, यानी चार लॉ। तो थर्ड लॉ, इसके बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखेंगे और मैं अभी व्हाट्सएप पर फिर आपके साथ आऊँगा, वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से या दोनों माध्यम से। उसके बाद हम लोग इस पर जिसको भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन। सो थर्ड लॉ क्या कहता है? द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस, परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। सपोज कीजिए एक कार्बन है। ठीक है, कार्बन का क्या है? डायमंड इज ए एब्सोल्यूट कार्बन, इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन ओनली। ठीक है, तो यहां पर लॉ ये कह रहा है कि द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस अप्रोचेज जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेज जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। कहने का मतलब है अगर आपके पास प्योर सब्सटेंस है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसका परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म आपको ऑब्टेन्ड होगा अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की ओर जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? जीरो केल्विन। ठीक है, सो इसको आप इस तरह से समझिए। व्हेनेवर आई एक एग्जाम्पल है जो कि सर्वाइवल टेक्टिक्स ऑफ पेंगुइन्स। आप देखें कभी मार्च ऑफ द पेंगुइन्स। पेंगुइन जो है पोलर रीजन में मिलता है और वो क्या होता है, अकेला पेंगुइन इधर नहीं रहेगा, सब इकट्ठा साथ में सटे रहते हैं, एक दूसरे का बॉडी सब सटा रहता है टू ट्रैप द हीट। सो द मार्च ऑफ दोज हु हैव वॉच्ड दिस डॉक्यूमेंट्री में देखे होंगे विल रिकॉल दैट in order to survive extreme cold weathers of Antarctica where temperature approaches -80 degree Fahrenheit, penguins form colonies consisting of a group of huddles, and in each colony the penguins are tightly packed and don't move at all, and all the penguins face in the same direction as shown in the image. Now assume these penguins to be atoms. Analogous to the penguins at a temperature of 0 Kelvin, the atoms in a pure crystalline substance, get aligned perfectly and do not move around. 0 डिग्री पर क्या होता है, जैसे मान लिया ये पानी का बॉटल ही है। अब आपको तो दिख रहा है कि रखे हुए स्थिर है, इसका परफेक्ट शेप है, लेकिन आप इसके मॉलिकुलर और एटॉमिक डिटेल्स में आप जाएंगे, उसको अगर आप देखने की कोशिश, तो एवरी एटम एंड मॉलिक्यूल इज वाइब्रेटिंग। इवन इन द सॉलिड स्टेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग। लिक्विड स्टेट में तो वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर, दैट्स व्हाई वो स्टेट लिक्विड कहलाता है। और गैसियस स्टेट में क्या होता है कि वो रैंडमली उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, एंड नॉट इन डिफाइंड बाउंड्री, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तब वो गैसियस स्टेट कहलाता है। ठीक है, और लिक्विड स्टेट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं,
तो वो लिक्विड स्टेट का अवस्था है। सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे ऑसिलेट और वाइब्रेट, ठीक है, एट देयर पॉइंट। लेकिन जब 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर और वो प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो उसके एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, एब्सोल्युटली फिक्स्ड हो जाएंगे अपने पोजीशन पर। वो ना वाइब्रेट करेगा ना ऑसिलेट करेगा। सो मैटर इज इन ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर। इस स्टेट में मैटर जो है अपने मैक्सिमम ऑर्डर में रहता है, ठीक है। फिर से कहता हूं, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन द एटम्स इन ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस गेट्स अलाइंड परफेक्टली एंड डू नॉट मूव अराउंड। आशा आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने अभी उदाहरण के तौर पर गैसीय स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या होता है। चूंकि अभी 0 डिग्री टेम्परेचर है नहीं, केल्विन टेम्परेचर है नहीं, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है ऑसिलेट कर रहे होंगे सॉलिड स्टेट में भी। मैटर इज इन स्टेट ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर, मतलब लीस्ट एंट्रोपी, व्हेन द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन। इन अदर वर्ड्स, द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेज 0 when the temperature of the crystal approaches 0 Kelvin. This is in fact the third law of thermodynamics. This is the third law of thermodynamics. अभी जो 2-3 स्टेटमेंट मैंने बोला वो सब आप एग्जाम में लिखेंगे। इसको समझा दिया हूं, अगर नहीं समझ में आता है तो रट लीजिए, लेकिन समझा दिया और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके मन में कंसेप्ट क्लियर है कि सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मैटर जो है इज पार्टिकल इन नेचर, मैटर जो है पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। तो मैटर जब पार्टिकल नेचर का है तो उस पार्टिकल्स की अवस्था क्या होती है डिफरेंट स्टेट्स में। क्यों हुआ स्टेट सॉलिड स्टेट में, क्यों हुआ मैटर सॉलिड स्टेट में, क्यों हुआ मैटर लिक्विड स्टेट में, क्यों हुआ मैटर सॉलिड गैसियस स्टेट में। क्योंकि उस मैटर के जो पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके मूवमेंट की वजह से। अगर उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट रैंडमली है, रैंडम मूवमेंट है, यहां से वहां तितर बितर कहीं भी जा रहा है, उसका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो उस अवस्था में वो मैटर गैसियस स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम फिक्स्ड है, इतना ही वॉल्यूम, इतने ही वॉल्यूम के अंदर ये लिक्विड है, लेकिन अभी जो पार्टिकल यहां पर है वो अगले क्षण यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी वो मूव कर रहा है, लेकिन बट इन अ डिफाइंड बाउंड्री। सो दैट्स व्हाई इट इज इन लिक्विड स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट में वो अपने स्थान पर फिक्स है, बट दे आर वाइब्रेटिंग, ठीक है। सो दिस इज इन फैक्ट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ इज दैट एनी थर्मल मोशन ceases. So, okay, any thermal motion ceases in a perfect crystal at 0 degree Kelvin. कहने का मतलब क्या है, अगर आप 0 डिग्री केल्विन इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर 0 डिग्री केल्विन अचीव कर लेते हैं तो उसके अंदर कोई भी तरह का थर्मल मोशन, पार्टिकल का जो है ऑसिलेशन, वो सब स्टॉप हो जाएगा। Conversely, if there will be any thermal motion within the crystal at 0 Kelvin, it will lead to a disorder in the crystal because atoms will start moving around, violating the third law of thermodynamics. So that cannot be possible. So आशा है विद्यार्थियों यह पोर्शन कवर हो गया है आपका। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, मैं अभी व्हाट्सएप लाइव के द्वारा आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करूँगा।